हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाजी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 जेईई एडवांस केमिस्ट्री पेपर 1। तो अगर हम बात करें कि यार पेपर का लेवल कैसा था, तो आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो मॉडरेट से थोड़ी सी जो है बच्चों इजी ही थी। ठीक है, मतलब इजी की तरफ ही मानिए, मॉडरेट से थोड़ा। और आपकी फिजिकल काफी आसान, तो उसको इजी कैटेगरी में ही डालेंगे। और आपकी इनऑर्गेनिक जो थी वो बच्चों मॉडरेट से थोड़ी सी अच्छी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हम इसका डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास जो कोड है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पूछा गया है द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ क्रोमियम, है ना। ये बता दें कि क्रोमियम +3 में है ना। तो सोल्ट इज ड्यू टू, तो क्या बन रहा है, कौन सा कंपाउंड बन रहा है जिसकी वजह से आपका भाई क्रोमियम जो है बोरेक्स बीट के साथ जो है ग्रीन कलर दे रहा है। तो अगर हम बात करें बोरेक्स बीट टेस्ट की, तो अपन क्या करते हैं इस टेस्ट में। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि यार अगर आप बोरेक्स लोगे, ठीक है, और बोरेक्स के साथ आप क्या कीजिए, कोई मेटल का सोल्ट। तो बोरेक्स के साथ अगर आप कोई मेटल सोल्ट लोगे, ठीक है, उसको हम जब हीट करते हैं, किस पे हीट करते हैं अपन, प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर का आपके पास एक लूप होता है, ठीक है। तो उस पे आप जब इन दोनों को हीट करते हो तो आपके पास कलर्ड, आपको कलर दिखाई देता है। उससे आप किसी कैटायन को क्या करते हो कि हाँ इसमें ये प्रेजेंट जो है बच्चों हो सकता है मेटल, हम वहां से इसको उस पे कमेंट करते हैं। तो कलर्ड आपके मेटाबोलाइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, कलर्ड मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स क्या है बच्चों, मेटाबोलाइट्स आपके होते हैं BO2-। मतलब क्या होता है बेसिकली, अब बोरेक्स बीड क्या है, कई बच्चों को यही पता था, उसको अगर हम डिस्कस करना चाहें तो क्या है, बोरेक्स आपका क्या होता है बच्चों, Na2B4O7.10H2O। तो ये बच्चों आपका बोरेक्स है। तो जब हम बोरेक्स की हीटिंग करते हैं, जब आप बोरेक्स को हीट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले अपनी वाटर क्रिस्टलाइन जब इसको लूज करेगा और ये क्या होगा, और आपको मिलेगा Na2B4O7, ठीक है। और क्या होगा, ये अपने को मिलेगा और ये क्या है, थोड़ा सा फिर क्या है, थोड़ा मतलब इट स्वेल्स अप, थोड़ा सा क्या फूल जाता है, ठीक है। और स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है बच्चों, इसको अगर आप थोड़ा और हीट करोगे, ठीक है, अगर आप इसको और हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से फिर आपका बनता है बच्चों मेटाबोरेट, है ना, सोडियम मेटाबोरेट बनता है। और आपका क्या बनता है बच्चों, B2O3, आपका बोरिक ऑक्साइड। तो ये हमें मिलता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा और हीट किया, और हीट करोगे तो क्या होता है, ये तो हो गई रिएक्शन की बात। रिएक्शन में क्या होता है, वैसे क्या होता है, आप उसको थोड़ा ओवर हीट करोगे ना तो वहां पे क्या अपने ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलता है, ठीक है। वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और जब वो सॉलिडिफाई होगा तो एक ग्लासी स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ठीक है ना, ग्लास जैसा एक स्ट्रक्चर होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड। वही है हमारा बोरेक्स बीड, वही है बच्चों क्या अपना बोरेक्स बीड। तो इसी की रिएक्शन जब अपन क्या करते हैं, मेटल सोल्ट लेते हैं और उसको हीट करेंगे तो जब अपने को कलर्ड सब्सटेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो कलर्ड मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। इन्होंने पूछा कि भाई क्रोमियम वाले केस में ये कलर जो होता है ग्रीन कलर किसकी प्रेजेंस की वजह से है। तो हमने कहा मेटाबोलाइट्स अपने होते हैं, क्रोमियम +3 में है तो क्या हो जाएगा, CrBO2 थ्राइस, ठीक है। तो यही होगा। तो आप बाकी ऑप्शन देख के भी आप जो है उनको हटा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप अगर ये आपका ऑप्शन 1 है ना, वो करेक्ट भी अपना क्या यही है। तो अपना क्रोमियम का क्या है बच्चों, है ना, ये मेटाबोलाइट बन रहा होगा। अगर आप देखो ऑप्शन 2 को, तो ऑप्शन 2 में क्या बोला गया है, Cr2B4O7 थ्राइस। तो ये तो अपना बोरेक्स ही था, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या दिया है, तो बोरेक्स की हीटिंग करते हैं तो ये तो आपका स्टार्टिंग वाला हो गया ना, B4O7 2-। तो ये आपका जो है, तो ये तो नहीं है। अगर आप बात करो ऑप्शन 3 की, तो आपका Cr2O3, इसमें तो क्या है आपका बी ही नहीं है। तो आपका अगर ये ही नहीं है, बोरोन ही नहीं है, तो कहां से ये जो है होगा। और इसी तरह से क्या आप ऑप्शन डी को भी इस तरह से जो है हटा सकते थे। तो अगर आपको बोल दिया गया था क्रोमियम +3 में है ना, वो तो चलो है जो दे रखे हम सब में है। तो और हमें अगर आपको पता हो कि भाई हीटिंग करने पे क्या होता है मेटाबोलाइट्स, तो आप इसका आंसर बच्चों जो आराम से निकाल सकते थे। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये होगा। उसके बाद अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है आपका, मेटलर्जी से। इसमें अब इसमें ये तो रटने वाला क्वेश्चन था आपका, तो आपको ये तो प्योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा और उसका फॉर्मूला जो है क्या है। तो इसमें पूछा भाई कैलामाइन क्या है ना, मेलेचाइट, आपका मैग्नेटाइट और क्रायोलाइट। तो बच्चों कैलामाइन क्या होता है अपना, तो आपको यही बताना है कि भाई कौन कौन से और जो ये हैं। तो अगर हम कैलामाइन की बात करें तो कैलामाइन बच्चों आपका जिंक का होता है ZnCO3, ये आपका बच्चों क्या होता है, कैलामाइन होता है। अगर आप बात करो मेलेचाइट की, तो मेलेचाइट की आप बात करोगे तो बच्चों हाइड्रेटेड कॉपर क्या है, कार्बोनेट है। तो CuCO3 और CuOH ट्वाइस। तो ये आपका होता है बच्चों क्या, मेलेचाइट। अगर आप बात करोगे किसकी, अगर आप मैग्नेटाइट की बात करोगे तो ये अपना आयरन का अपने को पता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है बच्चों, Fe3O4 आपका मैग्नेटाइट है। और आप क्रायोलाइट की बात करोगे तो क्रायोलाइट बच्चों आपका है Na3Al
F6। तो ये आपको मिल जाएंगे बच्चों, मेरे पास जो कोड है उसमें ये ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखना था, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो वो कंपैरेटिवली अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का आपको जो है उनके बीच में ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज जो ट्विस्ट डाला हुआ है वो क्या है कि भाई आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सोडियम स्टीयरेट का है। ठीक है भाई, सोप फॉर्मेशन में जो जनरली हम यूज करते हैं सोडियम स्टीयरेट, तो वो अपने पास उसका सॉल्यूशन है। तो क्या होगा बच्चों, अगर उसका सॉल्यूशन है तो फिर वो पूछा कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी जो है किस तरीके से चेंज होगी। तो इस वाले को कैसे करेंगे बच्चों वो देखते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्या बोला गया है अपने को, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस, आपको बच्चों क्या बताना है, वर्सेस रूट सी। ये कर्व आपको दिया गया है, बताना है कौन सा कर्व जो है बेस्ट आपका फिट करेगा किसमें, जब आपका ये सॉल्यूशन किसका हो बच्चों, सोडियम स्टीयरेट का हो। किसका हो बच्चों, सोडियम स्टीयरेट का हो। अच्छा, अगर आपको पता हो सोडियम स्टीयरेट क्या है भाई, C17H35COO। ठीक है, ये है आपका, तो बेसिकली आपकी ये सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसमें क्या है बच्चों, ये वाला आपका, अगर हम इसके बेसिक्स में जाएं तो कैसे आपका मिसल फॉर्मेशन होता है वो सारी बातें अगर हम करने लगे तो हम क्या कहेंगे, ये आपका बच्चों हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये पार्ट जो है पानी में नहीं घुलना चाहता। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या है बच्चों, हाइड्रोफिलिक है, ये चाहता है कि पानी में घुले। ठीक है भाई, वही है कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर, है ना, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाली बात है। तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये आपका हो गया नॉन पोलर वाला पार्ट, और वो आपका हो गया बच्चों पोलर वाला पार्ट COO-। ठीक है, तो क्या होता है जब आपका कंसंट्रेशन कम रहेगा इसका, जब आपका इसका कंसंट्रेशन कम है तो वाटर में क्या होता है बच्चों, अगर कंसंट्रेशन कम है, मान लीजिए ये आपका क्या है बच्चों, वाटर है। ठीक है, अब ये पोर्शन क्योंकि पानी में नहीं घुलना चाहता तो ये वाला पोर्शन आपका बाहर रहेगा, और आपका वो वाला पोर्शन बच्चों इस तरह से क्या है पानी में, उसका वो वाला एंड जो है पानी में रहेगा। तो कुछ आपका इस तरीके से रहेगा, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा वैसे वैसे क्या होगा, इनके नंबर्स जो है सॉल्यूशन में बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से बच्चों क्या करते हैं, ये मिसल फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो आपके जो ये पार्ट पानी में नहीं घुलना चाहते वो सारे इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे और अंदर की तरफ रहेंगे, और जो पार्ट आपके घुलने चाहते हैं वो पानी में इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन कई बार टेल भी बोल देते हैं, और उसको अपन जो है इसको टेल बोल देते हैं बच्चों, इसको क्या है हेड बोल देते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो ये पार्ट है जो पानी में नहीं घुलना चाहता वो अंदर की तरफ रहेगा, और जो पार्ट घुलना चाहता है वो बच्चों पानी में इस तरह से रहेगा। तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इस तरह से मिसल फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये कब होता है, ये आपका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर होता है जिसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ठीक है, और एक क्राफ्ट टेम्परेचर भी होता है, ये उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बच्चों ऊपर ही होता है, इसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन, आपकी मिनिमम कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए, वो CMC है, और मिनिमम टेम्परेचर आपका मिसल फॉर्मेशन के लिए इतना होना चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर जब आपका कंसंट्रेशन टेम्परेचर होगा तो बच्चों वहां पे क्या होगा, आपका मिसल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहले मेरे पास बहुत सारे आयंस थे, अब वो क्या है सारे इकट्ठे होके वो इस तरह से क्या है ग्रुपिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रुपिंग कर ले रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों आपका, तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद आपकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो उसमें शार्प ड्रॉप आएगा उसके इसमें। अगर हम दिस वर्सेस दिस अगर हम बात करें, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चा आपका क्या आता है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ जो रिलेशनशिप आता है वो आपका ये आता है, राइट। आपने को पता है यार, अपनी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है बच्चों, कि आपकी भाई कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। तो अगर आप मोलैरिटी बढ़ाओगे, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी बच्चों क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अपने को रिलेशन पता है तो बेसिकली आपकी कुछ ऐसी आ रही होती है। ठीक है, तो अपन इनफाइनाइट डायल्यूशन पे भी क्या है, हम बोलते हैं जब आपका कंसंट्रेशन 0 है ऑलमोस्ट, या आपका डायल्यूशन जो है इनफाइनाइट है, तो वहां पे भी हम इस कर्व को जो है एक्सट्रापोलेट करके जो है बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह का रिलेशनशिप है। लेकिन ये बात करने की, अगर आपके पास सॉल्यूशन में ये सोडियम स्टीयरेट है तो क्या होगा आपका ये कंसंट्रेशन के बाद, तो CMC के बाद क्या होगा, तो बच्चों जब आपका CMC मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है इस कंसंट्रेशन पे ये कंसंट्रेशन जो था ये आपके CMC को करस्पॉन्डिंग था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि यार आपके सारे ये आयन मिल के, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका मिल के ये सारे क्या है ऐसे इकट्ठा होके क्या है एक बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो इकट्ठा होने लगेंगे, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपकी कंडक्टिविटी में जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी में शार्प ड्रॉप आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका साइज जो है बहुत बड़ा हो चुका है, तो इनको अब इनका कंडक्टेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना पहले था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जिस जो स्लोप पहले था ये उससे भी क्या है एक शार्प ड्रॉप कुछ इस तरह का आपको बच्चों देखने को वहां पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे इस तरह से सारे क्या है बच्चों इकट्ठा हो गए हैं। तो अगर आप देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपने पास है, अगर आप वैसे भी देखो तो क्या दिया हुआ है, कई सारे ऑप्शंस में, एक में तो आपका
कर्व ही ऐसे बना रखा है यूं, ये तो जा ही नहीं सकता, ये तो अपना फंडामेंटली रॉन्ग हो गया। ठीक है भाई, अगर आप अपना रिलेशनशिप देखें, ठीक है, ये वाले से आप देखोगे तो ये तो फंडामेंटली गलत है। एक में आपका क्या दे रखा है, पहले डिक्रीज कर रहा है लेकिन सीएमसी के बाद इंक्रीज कर जा रहा है, इंक्रीज तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस तो वही हो रही है, उसमें भी क्या है, अपने आयंस मिल जा रहे हैं, तो आपकी कंडक्टिविटी तो और गिरेगी। तो क्या है बच्चों, ये वाली फिर तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। एक में क्या है, गिराया है लेकिन फिर कांस्टेंट कर दिया है बच्चों, कांस्टेंट नहीं रहेगा। आप सोडियम स्टीरेट ऐड करते जा रहे हो तो आपके पास Na+ तो आते ही जा रहे हैं। ठीक है, और वो भी क्या है आपका, ये आपका इकट्ठा होते जा रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, तो शार्प ड्रॉप जो होगा हमने डिस्कस किया वो क्यों होगा, तो ठीक है, जिस भी स्लोप पे आ रहा था उससे और ज्यादा जो है बच्चों ड्रॉप वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ये है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी ऑप्शन में बच्चों आपको ये वाला आंसर मिल जाता। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। इसमें क्या है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है बच्चों बताना है। तो काफी आसान सवाल है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपके एसिड दिए हुए हैं उनकी साइड में क्या है, एक के पास में जो कार्बन है वो sp है, एक के पास में sp2 है, एक के पास में sp3 है, और एक के पास में क्या है बच्चों, है ना, वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और उसमें एक प्लस m वाला ग्रुप उन्होंने लगाया है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखिए। तो जब हम बात करते हैं कि यार किसी एसिड की अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो हम बात करते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा बच्चों उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो एसिड होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो हमने कहा एक आपको दिया हुआ है C∼C और इधर दिया हुआ है बच्चों COOH। ठीक है, दूसरा आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है C∼C और फिर दिया हुआ है COOH। जो आपको तीसरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बच्चों, OCH3 और यहां पे COOH। आप ऑप्शन 4 की बात करो, क्या दिया हुआ है, CH3 और आपको फिर दिया हुआ बच्चों COOH। तो अगर आप इनके कॉन्जुगेट बनाओगे तो क्या होगा, H+ दिया आपने, ये आपका माइनस आया। ठीक है, ये एनायन बना। अब यहाँ पे अगर sp है तो अपने को पता है यार, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो बच्चों आपकी sp की ज्यादा है sp2 से और उसकी ज्यादा है sp3 से, क्योंकि आपका परसेंटेज कैरेक्टर क्या है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको स्टेबलाइज क्या ज्यादा ये वाला ग्रुप कर पाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा, मतलब इसका वाला जो एसिड था वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू यहाँ पे जब आपका sp2 है sp3 है। ठीक है, तो ये वाला इससे ज्यादा एसिडिक है और ये वाला आपका जो है बच्चों इस वाले से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, आपका ये वाला बचता है। अब ये वाला कार्बन भी अगर आप देखो तो ये वाला भी आपका sp2 ही है। ठीक है, ये वाला आपका क्या बच्चों sp2 है। बस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है ये OCH3 है और ये प्लस m से क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस रिंग पे जो है बच्चों बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में क्या है आपका ये वाला जो है, ये जो आपका नॉर्मल sp2 है, ये वाला आपका बच्चों ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस m की वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है उस रिंग पे। sp2 लगा हुआ है, उसके साथ भी sp2 है, लेकिन इस प्लस m वाले की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, तो यहाँ पे जो आयन है वो थोड़ा डिस्टेबलाइज हो रहा होगा। और यहाँ पे जो sp3 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इन सबसे क्या है बच्चों कम है, तो वो तो बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो अगर हम इन चारों बातों को ध्यान में रखें तो अपने पास क्या आ रहा है ऑर्डर, तो आपका 1 आ रहा है बच्चों >2। ठीक है, और फिर आ गया आपका 3rd और फिर आ गया बच्चों आपका 4th। ठीक है, अगर आपका ये OCH3 ना होता तो क्या होता बच्चों, तब आपका ये वाला जो है इस वाले से ज्यादा एसिडिक आपका हो जाता, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। तो क्या आएगा आपका ऑर्डर 1 2 3 4 जैसा दिया है वैसा ही आ जाएगा, और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये था अपना सेक्शन 1 जिसमें ओनली क्या है आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट था। अब हम चलते हैं बच्चों सेक्शन 2 की तरफ, जहां पे क्या है आपके कितने क्वेश्चंस हैं, आपके 7 क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्या है बच्चों मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, तो इनमें मोर देन 1 करेक्ट आपके सारे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है, सबसे पहला क्वेश्चन इसको रब करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्या बोला गया है कि आपके पास टिन क्लोराइड है। भाई सबसे पहले क्वेश्चन क्या बात करोगे, आपके पास टिन क्लोराइड दिया हुआ है और Cl माइनस के साथ उसकी रिएक्शन हुई और क्या बना, कुछ X बना। ठीक है, तो आपके पास, तो हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, सेक्शन 2 पे हम आ चुके हैं। तो क्या दिया हुआ है कि आपके पास टिन क्लोराइड है। ठीक है, अच्छा आपने को ये नहीं पता कि भैया वो कौन सा वाला है, तो हमने कहा ये Q से क्या बन रहा है बच्चों, X बन रहा है। फिर क्या बोला कि यही टिन क्लोराइड आपका Me3N के साथ रिएक्शन कर रहा है और कुछ Y बन रहा है। ठीक है, अभी भी हमें जो है इतना पता लगा है कि यार N के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है, तो ये अपना क्या है, उसको अपना ये एक लुईस ब्रिज की तरह बिहेव करेगा, तो ये उसको क्या है अपने उसके जो टिन है उसके डी और वाइटल में बच्चों ये क्या है अपने लोन पेयर देगा और वहां से एक बॉन्ड वो है बना रहा होगा। अच्छा, और Q जो है CuCl2 के साथ रिएक्शन करके Z
प्लस CuCl बना रहा है। अच्छा यहाँ से क्या है, आपने को पता है यार टिन की जो है ना, वो अपने को +2 और +4 में मिलता है वो। तो यहाँ पे आपका Q क्या हो सकता था, तो आपका योर Q कैन बी SnCl2 और SnCl4। ठीक है, आपका ये 2 हो सकता है। लेकिन आपकी जो तीसरी वाली इक्वेशन है वहां से क्लियर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपका जो कॉपर है वो +2 में है और यहाँ पे आपका कॉपर +1 में है, तो इसका हुआ है बच्चों क्या, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका होना पड़ेगा क्या, ऑक्सीडेशन। मतलब मेरा Q से Z जो है इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ये SnCl4 रहा तो +4 से ऊपर तो टिन की स्टेबल नहीं है, तो ये तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाता, उसको रिड्यूस कर नहीं पाता, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता और ऊपर, मतलब ये +2 वाला रहा होगा, ठीक है, और ये +4 वाले में गया होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो यहां से हम कह सकते हैं हाँ यार ये SnCl2 रहा होगा। मतलब Q मेरा क्या रहा होगा बच्चों, SnCl2, और Q मेरा SnCl2 है तो ये क्या बन जाएगा फिर मेरा SnCl3 माइनस। ठीक है, कार्बन की फैमिली का ही है, तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आपका ये रहा टिन, ये आपका Cl 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 और आपका ये हो गया बच्चों एक लोन पेयर। ठीक है, अब Q की जब रिएक्शन इसके साथ हुई तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा भाई। जो आपका टिन है, ठीक है भाई, SnCl3 तो आपके पास है ही, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, इसके d ऑर्बिटल में ये रहा आपका N और आपका मिथाइल के 3, तो ये इसके d ऑर्बिटल में क्या कर रहा होगा बच्चों, ये अपना लोन पेयर है जो वो इसमें दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा आपका भाई। जैसा आपका अगर हम बात करें BF3 की, ठीक है, ये अगर आप बात करें BF3 की और हम बात करें किसकी, मान लीजिए NCl3 की बात करें, तो ये जो लोन पेयर इसको डोनेट करता है, तो इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास जो होता है अपना वेकेंट ऑर्बिटल p वाला, उसमें ये देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। सेम केस है, यहाँ पे क्या है, इसके d में दे रहा होगा, तो टिन का जो d है उसमें क्या है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पे बच्चों बन रहा होगा। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। तो अपना Z जो बनेगा, तो हमने कहा Q SnCl2 है तो Z क्या है बच्चों अपना SnCl4। अच्छा आप देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि द सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो X में जो सेंट्रल एटम है बच्चों वो sp3 है। तो अगर आप स्टेरिक नंबर की बात करोगे तो आपके पास 1 2 3 और एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 4, तो sp3 आपका हो गया। तो ये तो सही है पहला वाला कि सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो टिन का हाइब्रिडेशन वहां पे क्या है बच्चों, sp3। देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Y, Y अपना क्या है, Y अपना ये है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो आपका मतलब कि A सही है, B सही है। ऑप्शन सी देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन Z, Z में सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, नहीं क्या है Z में बच्चों, +4 है, तो ये गलत हो गया। तो सेंट्रल एटम इन Z हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास लोन पेयर बच्चों नहीं है। ठीक है, X बोलते तो होता, Z के पास नहीं है, चारों ये क्या है बच्चों Cl Cl से बना चुका है ना, तो आप CCl4 टाइप का समझिए। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों नहीं है, D भी आपका गलत है, तो केवल द ओनली करेक्ट ऑप्शंस आर A एंड B। ओके, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे तो क्या बोला गया है, फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2। तो भाई MnO2 जो अपना है, ठीक है, पायरोलुसाइट, उसकी KOH से O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं और एक सोल्ट बना W। फिर क्या किया है, द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W, और W का अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या है, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया और अपने को एक दूसरा सोल्ट मिला बच्चों X। ठीक है, तो अपने को इन्हीं के बारे में कमेंट करना है कि W और X क्या है। अगर ये पता लग गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप देखो एक पायरोलुसाइट और आपका क्या है, बेसिक मीडियम लिया गया है, O2 लिया गया है, तो ये बच्चों क्या है आपकी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की जो अपनी प्रिपरेशन मेथड है, तो वही क्या है यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपको पता है तो आप पाएंगे इस क्वेश्चन में जितने भी ये +3 4 जितने भी था, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अपने को क्या बोला गया है कि भाई MnO2, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, पायरोलुसाइट है, तो यही अपना और है मैंगनीज का, तो पायरोलुसाइट है अपने पास। MnO2 की रिएक्शन हमने करवाई KOH प्लस O2 से। ठीक है, तो अपना यहाँ पे बच्चों किस में है, ये अपना +4 में है। ठीक है, और यहां से क्या बनता है अपना बच्चों, यहां से अपना बनता है K2MnO4, K2MnO4। ठीक है, और इसका कलर बच्चों अपना होता है कैसा, ये अपना ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो यहां से अपने को K2MnO4 मिलता है। फिर क्या बोला गया है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W, और K2MnO4 जो इनको मिला है, ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोल दिया है, W। तो K2MnO4 इसको बच्चों इन्होंने क्या करवाया है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो अगर आप देखो यहाँ मैग्नीज आपका +6 में है,
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करवाओगे तो बच्चों कहां जा सकता है, ये +7 में जा सकता है, तो यहाँ पे आपका KMnO4 बनेगा और इसी को बोल दिया क्या, इसी को इन्होंने बच्चों X बोल दिया है। अच्छा अब ये बोल रहे हैं कि भाई तो ठीक है भाई हमने ऑक्सीडेशन करवाया, आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए बच्चों ये सारे भी यूज कर सकते थे, Cl2 यूज कर सकते थे, ओजोन यूज कर सकते थे, CO2 यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारे भी क्या रिड्यूस हो जाते हैं और इसको क्या ऑक्सीडाइज करके KMnO4 बना देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया है, मिलेगा अपने को, है ना, परमैंगनेटी मिलेगा। अच्छा चलिए अब क्या बोल रहे हैं, द मैंगनीज कंटेनिंग आयंस प्रेजेंट इन W एंड X आर Y एंड Z। मतलब क्या है, यहाँ पे जो आयन है, मतलब ये बोल रहा है कि भाई आपका जो MnO4 2- है वो है आपका Y, और आपका जो यहाँ पे MnO4- है वो क्या है बच्चों Z। तो अब क्या बताने हैं, कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है वो सारे हमें बताने हैं। बस इतना ही पहचानना था कि यार ये जो है KMnO4 की प्रिपरेशन का बच्चों एक मेथड है। तो इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन, तो आपका क्या एसिडिक सॉल्यूशन में Y जो है, Y क्या है भाई अपना ये +6 वाला, तो +6 वाला एसिडिक सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, ये बोल रखा है। अपने को पता है कि यार अपना अगर बच्चों Mn क्या है KMnO4 2-, यहाँ पे अपना Mn +6 में है, तो एसिडिक रिएक्शन अगर आप यहाँ पे करवाओगे एसिड की प्रेजेंस में तो क्या होगा, ये बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और आपको क्या मिलेगा, ये +6 में तो ये +4 में जाएगा और बच्चों एक हायर एक लोअर, तो हायर तो हो गई इसकी +7 वाली, तो एक तो जाएगा KMnO4 में और लोअर हो गई इसकी बच्चों कौन सी +4 वाली, और आपको मिल जाएगा बॉटम। तो अपना ये हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच गया +7 हायर, यहाँ पे हो गया रिडक्शन +4, तो बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है अगर आपका एसिडिक मीडियम में क्या ना MnO4 2- आपका रिएक्ट करेगा तो ठीक है। उसके बाद क्या, बोथ Y एंड Z आर कलर्ड, तो अपना ये करेक्ट हो गया बच्चों, बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा चलिए भाई ये तो अपने को पता ही है भाई इनके कलर, ठीक है। तो हमने कहा कि यार ये अपना क्या ग्रीन होता है, और अगर आप इनकी शेप की बात करोगे और ऐसे KMnO4 क्या बच्चों आपका, तो दोनों आपके कलर्ड ही हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रल शेप होती है इनकी, तो अगर आप KMnO4 का स्ट्रक्चर देखो, MnO4 2- का बनाओगे तो Mn डबल बॉन्ड O ये माइनस, ठीक है। और अगर आप MnO4- का बनाओगे तो डबल बॉन्ड O ये माइनस। तो अगर आप यहाँ पे गिनोगे स्टेरिक नंबर तो सिग्मा बॉन्ड्स गिनोगे तो बच्चों 4 ही है, यहाँ पे भी 4 ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, दोनों की शेप क्या होगी बच्चों, हाइब्रिडेशन की बात नहीं कर रहा है, उसने कहा शेप कैसी होगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे उसकी शेप दोनों की क्या है, दोनों ही आपके यहाँ पे टेट्राहेड्रल है। सही बात है, ठीक है। तो दोनों का क्या है बच्चों, यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है और इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है, केवल शेप की बात कर रहा है, ठीक है। तो शेप की बात हम करेंगे तो क्या दोनों की शेप बच्चों टेट्राहेड्रल है, तो ये वाला ऑप्शन भी बच्चों क्या है यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद बोला है कि भाई Y डायमैग्नेटिक है, Z पैरामैग्नेटिक है, Y क्या है डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं Mn क्या +6 में, अगर आप Mn का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप पाओगे यार 4s2 और बच्चों क्या 3d5, तो अगर आप +6 करोगे तो आपका बच्चों क्या है एक यहाँ पे क्या है बच्चों, ये 3d1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये ऑर्गन 3d1 रहेगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये किसमें है बच्चों, +7 में, ठीक है। +7 में मतलब इसका रहता है भाई 4s2 3d5, +7 करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसका d0 आएगा, और d0 आया मतलब ये क्या है बच्चों डायमैग्नेटिक है। तो आपका Z जो है वो डायमैग्नेटिक है और Y जो है बच्चों वो आपका पैरामैग्नेटिक है। इन्होंने उल्टा लिखा है कि Y डायमैग्नेटिक है और Z पैरामैग्नेटिक है, तो ये वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, गलत है। तो आपका A सही है, B सही है, दोनों टेट्राहेड्रल हैं, कलर्ड कंपाउंड्स हैं। अच्छा बोथ Y एंड Z, तो बोथ Y एंड Z इन दोनों की बात करोगे आप, इन दोनों में क्या है, पाई बॉन्डिंग ऑकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। अच्छा तो भाई अब ऑक्सीजन के पास जो है पाई बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 3 पाई बॉन्ड की बात करें तो क्या है, मैंगनीज वहां पे अपना क्या यूज कर रहा है बच्चों, D यूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसकी बात की, हमने कहा इसके पास क्या है, इसका स्टेरिक नंबर 4, ठीक है, तो इसका sp3, तो इसके पास तो D बचा है और इसके पास क्या है P है, तो ये अपना D ऑर्बिटल यूज कर रहा है पाई बॉन्ड के लिए, और ऑक्सीजन क्या है अपना बच्चों, उसके पास तो P, उसके पास D नहीं है, तो वो अपना P यूज कर रहा है, तो P और D के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो P पाई D पाई क्या है बच्चों यहाँ पे, ये बिल्कुल, तो p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज इनके बीच में पाई बॉन्डिंग हो रही है, और सेम केस बच्चों आपका यहाँ पे है, तो बिल्कुल जो है p पाई d पाई यहाँ पे क्या है बच्चों, पाई बॉन्डिंग है, तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। केवल ये पैरामैग्नेटिक वाला जो है वो उल्टा लिख दिया है, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका क्या है बच्चों गलत है, उसके अलावा सारे जो है बच्चों आपके सही हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका ए सही है, बी सही है, जहाँ पे कलर की बात की टेट्राहेड्रल शेप, कलर में क्या है बच्चों, ये वाला ग्रीन है आपका, ये वाला क्या है बच्चों पर्पल है, ये वाला क्या है पर्पल है, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ए बी एंड डी ऑल आर करेक्ट। तो
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि भाई कौन सी, इसमें 4 ऑप्शन है, तो आपको वो रिएक्शंस बतानी है जिनमें क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल हो। तो अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है बच्चों, तो क्या होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब आपका क्या है, एक मोल की सब्सटेंस का फॉर्म हो रहा है और वो एक मोल क्या है जिनसे बन रहा है वो अपनी क्या एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, प्लस वो अपनी क्या बच्चों स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। जरूरी टेम्परेचर आपका 25 नहीं दिया तो हम क्या बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस को मान लेंगे। तो आपके क्या है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और किसी भी टेम्परेचर पे वो अपनी स्टेबल स्टेट जो उनकी वहां पे होगी उस स्टेट में होनी चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में, उनसे आपका एक मोल की सब्सटेंस का बनना चाहिए। उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी होगी उसको हम डिफाइन करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा अगर अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम डिफाइन करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर आप देखो तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, उसमें क्या है बच्चों 2H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस और आपका क्या है बच्चों 2H2O लिक्विड। तो ठीक है यार, आपका ऑक्सीजन जो है गैसेस ही मिलेगा आपको, है ना, 1 एटमॉस्फेयर पे और उस टेम्परेचर पे, और ये भी गैसेस ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक मोल नहीं बना रहा है, इसने 2 मोल बना दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों ओइलेशन हो गया। हमने क्या कहा भाई आपका बनना चाहिए एक मोल, जिनसे बन रहा है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और उस गिवन टेम्परेचर पे, प्लस क्या होना चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए। सारी कंडीशन मीट हो रही थी, केवल क्या हुआ यहाँ पे 2 मोल बना दिए, तो ये तो नहीं है। अच्छा, ऑप्शन बी की बात करें 2C तो कार्बन है गैसेस फॉर्म में, 3H2 गैसेस फॉर्म में क्या बना रहा है बच्चों C2H6, ठीक है, इथेन बन रहा है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कार्बन की बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, तो क्या उसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस है? नहीं, गैसियस नहीं बच्चों, ग्रेफाइट है। तो अगर आप 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 25 डिग्री सेल्सियस बात करोगे तो कार्बन बच्चों मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म है बच्चों वो ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट होना चाहिए था, एक मोल बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों ग्रेफाइट नहीं है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली भी सही नहीं है। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन जो है बच्चों यहाँ पे नहीं होगी, गलत है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तो 3/2O2 गैसियस और ये जा रहा है बच्चों आपका O3 गैसियस में। अब अगर आप बात करो भाई ये बिल्कुल जिससे बन रहा है वो एलिमेंटल फॉर्म में है, प्लस वो क्या है अपना उसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट भी इसकी यही है गैसियस और इसका एक मोल भी बन रहा है, तो ये वाली रिएक्शन बच्चों यहाँ पे क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर होगी। अगर आप ऑप्शन डी की बात करोगे तो ऑप्शन डी में क्या है बच्चों 1/8 एसिड, ठीक है, तो सल्फर अपने को क्या है ये सल्फर दे रखा है, प्लस अपना क्या है O2 गैसियस, प्लस यहाँ पे क्या बना रहा है बच्चों वो SO2 गैसियस बना रहा है। SO2 का एक मोल बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, तो रोम्बिक सल्फर होता है, ठीक है, नहीं दिया गया है मान लेंगे वो, तो रोम्बिक सल्फर, ठीक है, ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, यहाँ पे एक मोल बन रहा है, तो ये भी बच्चों क्या है अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने कौन कौन से करेक्ट आंसर हो गए, तो अपने C एंड D आर बच्चों करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही आसान है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री तो काफी आसान रही इस पेपर में। क्या बोला गया है, तो 2 चीजों के फॉर्मूले हमें लिखने हैं और फॉर्मूले लिखते आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, तो एक तो बच्चों मीन स्क्वायर स्पीड की बात की गई है, तो अपनी मीन स्क्वायर स्पीड अगर आपको याद हो उसका फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों √3RT/m, ठीक है, m आपका बच्चों kg पर मोल में रहता है, ठीक है। अच्छा, ये निकल के आता है। और दूसरा क्या बोला है एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो अगर आप इसको डिफाइन करोगे बच्चों ये क्या आती है आपकी 3/2RT ये आती है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ऑप्शन पढ़िए आप, तो क्या बोला गया है कि भाई आपकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो। सही बात है, बट टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल है, तो अगर वो 4 गुना बढ़ा तो ये 2 गुना बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए भाई ये आपकी डबल हो जाएगी अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ा तो, गलत। अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ा तो ये क्या बच्चों 4 टाइम्स ही बढ़ेगी, तो बी अपना क्या हो गया बच्चों गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि भाई ये जो है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ये क्या है किसी गिवन टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं पे भी जो है बच्चों मॉलिक्यूलर मास का जो है टर्म नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, तो सी जो है बच्चों वो करेक्ट है। अगर आप बात करो डी की, तो क्या बोला गया है जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास, तो बिल्कुल आपका मोलर मास जो है वो बिल्कुल क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके अंडर रूट के, तो ये वाला भी क्या है बच्चों आपका डी ऑप्शन भी सही है। द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन वुड बी ए, सी एंड डी।
तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग से मान लीजिए उसको, ठीक है। क्या पूछा गया है भाई, डाइपोल मोमेंट पूछा गया है। 4 सेट दिए गए हैं आपको, हर सेट में आपके पास 4 कंपाउंड है और ये बोला गया है कि सेट में ऐसा सेट निकालिए आप जिसमें जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं उन सबकी क्या है, रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है। तो अगर आप पहला ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें तो उसमें 4 जो दिए गए हैं, एक आपका बच्चों उसमें BeCl2 है, CO2 है। तो CO2 तो आपको दिख गया भाई, CO2 तो अपना क्या है, लीनियर होता है, तो वहां पे तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ए ऑप्शन की बात करोगे तो ए ऑप्शन में दिया गया है BeCl2, CO2, BCl3 और आपको दिया गया बच्चों CHCl3। CHCl3 की आप बात करोगे तो भाई CHCl3 के पास तो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, क्योंकि CCl4 की 0 होती है, ठीक है। CCl4 की क्या है बच्चों, CCl4 के पास तो डाइपोल मोमेंट नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यार ये 3 Cl मिलके ऑपोजिट में एक Cl जितना लगा रहे होंगे डाइपोल, और इधर क्या है इस Cl, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, नेट 0 आ गई। तो ये 3 Cl है इधर, तो ये क्या है इधर की तरफ एक Cl जितना जो है बच्चों डाइपोल क्रिएट कर रहे होंगे, तो इसकी तो नॉन जीरो है, ठीक है। लेकिन BCl3 में क्या है बच्चों, BCl Cl Cl सब 120 पे 0 आएगी। CO2 की बात कीजिए आप, डबल बॉन्ड हो, ये भी क्या है बच्चों लीनियर है, यहाँ पे भी 0 आएगी डाइपोल। अगर BeCl2 की बात करने जाओगे तो अब हम बात करेंगे भाई गैसियस फेज में, तो BeCl बच्चों इसकी भी क्या है बच्चों आपकी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 ही आएगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक भी मिल गया तो वो पेयर आपका हट जाएगा, तो ये पेयर तो बच्चों नहीं हो सकता। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, क्या बोला है, NO2 NH3 POCl3 और आपको दिया गया है CH3Cl। तो CH3Cl तो दिख रहा है, एक जो Cl है उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आपके पास होगी, तो इसी तो होगी। POCl3 की भी आप बात कीजिए, P ये डबल बॉन्ड हो, Cl Cl Cl, यही बच्चों क्या है, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट आपकी नॉन जीरो है। NH3 में आपके पास एक लोन पेयर है, तो इसकी भी होगी। NO2 की आप बात कीजिए, इसके पास 5 है, तो मतलब डबल बॉन्ड हो, एक ये O और इसके पास बच्चों एक बचा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बच्चों क्या होगी, नॉन जीरो ही होगी, तो यहाँ पे भी डाइपोल मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों बिल्कुल योग्य है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है, BF3 जैसा BCl3 है वैसे ही 120 पे FFF 0 हो जाएगी, तो ये तो ऑप्शन कट गया। अब आगे से कुछ भी लिखा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देख लेते हैं SF6 और XCF6। तो इसमें SF6 तो बच्चों क्या इसके पास 6 थे, ठीक है, और 6 फ्लोरीन, तो यहाँ पे तो क्या है बच्चों, इसकी तो क्या हो जाएगी भाई, इसकी तो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। लेकिन जेनॉन जो है, जेनॉन XCF6 इसकी नहीं होगी, क्योंकि इसके पास क्या है बच्चों, ये XC आपने किया F F F F और ये F F, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे ये एक लोन पेयर जो है ना, तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाता है ये, तो यहाँ पे क्या है बच्चों इसकी 0 नहीं होगी, लेकिन वो ये ग्रुप में किसी एक की भी हो गई तो वो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। BF3 की 0 है, SF6 की भी 0 है, इसकी नहीं है 0, ऐसे आप ओजोन की भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ओजोन की आप निकालने जाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे आपका माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर, तो ये स्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आपके पास आएगी, क्योंकि ये कुछ इस शेप का है, इसके पास एक लोन पेयर, तो यहाँ पे भी कुछ डाइपोल मोमेंट आपके पास बच्चों आएगी। तो क्या हो गया, ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अगर आप बात करो ऑप्शन नंबर डी की, क्या क्या बोला गया है, SO2 है ना। अब SO2 क्या है बच्चों, लीनियर नहीं है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो SO2 के पास डाइपोल मोमेंट होगी। हम बात कर रहे हैं C6H5Cl, मतलब बेंजीन के ऊपर ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है भाई। क्लोरीन कुछ यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होगा। H2SE को आप H2O की तरह ही मानिए, तो ये SEH उसी के ग्रुप का है ना भाई, और ये लोन पेयर, तो ये भी यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट बच्चों आपके पास आएगी। और BrF5, तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 और 5 H से बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बचेगा, तो बच्चों ये भी क्या है आपकी, तो BrF5 की बात आप करोगे तो क्या करोगे, हमने बना दिया ये बीच में Br F F F F, एक F इधर, एक लोन पेयर बच गया, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या आपका डाइपोल मोमेंट रहेगी, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन में है भाई, चारों में डाइपोल मोमेंट, तो बी एंड डी उन दोनों में क्या है बच्चों, सारे ऑप्शंस में है ना, रूम टेम्परेचर पे डाइपोल मोमेंट उनके पास नॉन जीरो होगी। तो आपके ऑप्शन नंबर 9 के जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो बी एंड डी हैं। तो बच्चों ये भी काफी आसान सवाल था। चलिए अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से सवाल पूछा गया है और बस वही बताना है कि कौन सा पार्टिकल जो है
है ना, अल्फा बीटा गामा कौन से निकल रहे होंगे, तो रेडियोएक्टिव डीके अपना हो रहा है और ये अपने को आइडेंटिफाई वहां पे बच्चों करना है। तो बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। आपको क्या दिया हुआ है, यूरेनियम दिया हुआ है 92 एटॉमिक नंबर 238 इसका मास, ठीक है। यहां से क्या हुआ बच्चों, कुछ माइनस x1, कोई x1 पार्टिकल जो यहां से निकला, ठीक है, डिके हुआ और अपने को नहीं पता x1 क्या है, लेकिन दिया गया है x1 के बाद जो बचा मास नंबर जो है बच्चों 4 से कम हुआ, एटॉमिक नंबर जो है 2 से कम हुआ। अच्छा, उसके बाद थोरियम भी क्या है बच्चों, इसका भी डिके हुआ और कुछ x2 निकला और अपने पास जो आया वो ये आया 91 234। मास नंबर उतना ही है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है 1 से बढ़ गया है। फिर अपने पास Z आया और Z के बारे में तो बताया ही नहीं कि यहाँ पे मास नंबर कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर क्या हुआ अपने को नहीं पता। फिर कुछ x4 निकला यहाँ से और दोबारा क्या है यहाँ पे थोरियम 90 और 230। ठीक है, आपने को ये बताना है कि भाई हर स्टेप में क्या क्या निकले वो निकल के आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए, तो यहां से अगर आप देखो ये Z है, ठीक है, तो अब बताया नहीं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, लेकिन आप ये बता सकते हो यार अगर आपका मास जो है 4 से कम हुआ है तो आपका बच्चा एटॉमिक नंबर क्या है 2 से कम होगा, क्योंकि मास अगर आपका कम हो रहा है मतलब वहां पे क्या है बच्चों अल्फा पार्टिकल ही निकल रहा होगा, क्योंकि अल्फा में क्या है आपका भाई मास 4 से और आपका एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, तो मतलब ये 90 है तो ये 92 रहा होगा और ये 92 रहा है और यहाँ पे क्या है बच्चों आपका मास सेम है और अगर कोई पार्टिकल निकला है, ठीक है, और 91 से 92 है तो आप ये बता सकते हो कि ये क्या रहा होगा बच्चों 91 की वन, बिल्कुल। तो हमें पता है अगर हम बात करें बीटा डीके की, जब आप बात करते हो, ठीक है, तो हम दो बात करते हैं यार, बीटा नेगेटिव वाले की और ठीक है और एक अपने पॉजिट्रॉन वाले की। तो क्या होता है इन दोनों डीके में, तो आपका जो बीटा नेगेटिव है उसमें आपका एक न्यूट्रॉन जो है वो है आपको एक प्रोटॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन और आपको एक बच्चों एंटी न्यूट्रिनो देता है, ठीक है। अब आपका प्रोटॉन निकला है न्यूट्रॉन से तो आपका मास नंबर तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर जो है बच्चों वो न्यूट्रॉन का तो कुछ, अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो प्रोटॉन निकला है न्यूट्रॉन से तो आपका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा लेकिन मास नंबर सेम रहेगा। तो यहां से क्या है आपका मास नंबर सेम रहा है, एटॉमिक नंबर आपका 1 से बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे x3 जो था वो बच्चों क्या था बीटा माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बच्चों गया है। यहाँ पे भी क्या है मास नंबर सेम है आपका, ये 90 से 91 गया है, मतलब मेरा ये भी क्या था बच्चों, है ना, ये भी मेरा क्या था बच्चों बीटा डीके था, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मेरा 2 से हुआ है मतलब ये मेरा अल्फा था, इतना पता लग गया है ना। बीटा पॉजिटिव अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक प्रोटॉन जो है वो आपका एक न्यूट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन और आपका बच्चों न्यूट्रिनो में जाता है, ठीक है। तो आपका जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में गया है तो आपका मास नंबर सेम रहता है, लेकिन अगर आप बात करें आपके एटॉमिक नंबर की तो क्या होगा बच्चों आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन चला गया, एटॉमिक नंबर 1 से घट जाता है, लेकिन हमारे केस में बढ़ ही रहा है तो अपना बीटा नेगेटिव वाला डीके हुआ है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं यार। x1 will deflect towards negatively charged plate। x1 क्या है भाई अपना अल्फा, अल्फा पे हमने बात की कि भाई उसके पास क्या है, उसके पास क्या है बच्चों अपने पास उसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है तो क्या है भाई वो पॉजिटिव है उसके पास, तो पॉजिटिव है तो भाई वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पास जाएगा, सही बात है ना। इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ मामला उसके पास है नहीं, है ना, हीलियम का न्यूक्लियस बोलते हैं हम उसको, तो मतलब हम कहते हैं उसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है तो 4 उसका मास है, 2 उसका नंबर है एटॉमिक नंबर, तो वो पॉजिटिव है तो वो तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन बी x2 इज बीटा नेगेटिव, अच्छा x2 बीटा माइनस, तो बीटा माइनस है बिल्कुल x2, ये भी सही है। x3 इज गामा, नहीं गामा नहीं है, गामा में क्या होता है बच्चों, गामा केवल आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की केवल एनर्जी आपकी जो है बच्चों निकलती है, वहां पे आपका मास नंबर या फिर आपका एटॉमिक नंबर उस पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट में है और अगर वो वहां से एनर्जी रिलीज करता है तो वो फिर क्या बच्चों गामा डीके होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है बीटा डीके है, गामा डीके नहीं है ना, गामा रे नहीं निकल रही है, बीटा रे वहां से क्या है ना बीटा माइनस है वो वाला भी, तो सी क्या गलत हो गया। Z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, Z अगर आप देखोगे यूरेनियम का आइसोटोप है क्या भाई, आइसोटोप क्या होते हैं अगर आप देखो तो Z है, लेकिन क्या अगर आप देखो मास एटॉमिक नंबर तो ये भी 92 ये भी 92 और मास नंबर इनका अलग है, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और अगर मास नंबर अलग हो मतलब वो Z भी क्या है पक्का यूरेनियम ही है ना, उसका मास नंबर केवल यहां से अलग है, तो मतलब क्या है एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर अलग, तो वो बच्चा अपना क्या है आइसोटोप है। तो ये अपना हो जाएगा कौन सा, डी भी सही है, तो अपना बच्चों ए बी एंड डी, है ना, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट एक्सेप्ट योर, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, और उसके अलावा आपके सारे जो है सही हैं। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तो उसमें क्या बोला गया है आपको भाई, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो पहला देखिए मोनोसैकेराइड्स क्या है बच्चों, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। भाई अगर आप मोनोसैकेराइड्स को
ठीक है, अगर आप हाइड्रोलाइज करके और उनको मतलब हाइड्रोलाइज करके और तोड़ पाते तो मोनोसेक्राइड नहीं होते, है ना। वो आप क्या है, अगर 2 यूनिट्स जुड़ी हैं या फिर आपकी 2 3 4 आपकी 2 और मोर यूनिट्स अगर जुड़ी हैं, ठीक है, तो तब उनको आप हाइड्रोलाइज करके क्या है, वहां से क्या है, आप मोनोमर्स ला सकते हो। लेकिन मोनोसेक्राइड को और हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल नहीं है ना। डेफिनेशन ही मोनोसेक्राइड की वो है कि जिसको आप और हाइड्रोलाइज फर्दर ना कर सको। तो आपका ए तो सही है भाई। तो मोनोसेक्राइड वो है जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर सको। दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड। भाई ये गलत बात है, क्योंकि आपका अगर हम, भाई आपका क्या है, ये आपका ग्लूकोज है, CHOOH, थर्ड पे OH इधर, फोर्थ पे OH इधर, फिफ्थ पे OH इधर, और इधर आपका CH2OH। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ करोगे तो ब्रोमीन वाटर बच्चों आपका क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो केवल इस एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा। और ये आपका ग्लूटामिक नहीं, बाकी से सेम रहेगा। ये ग्लूटामिक नहीं है बच्चों, ये आपका क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है। ठीक है, ग्लूटामिक क्या होता है, ग्लूटामिक ये होता है COOH और फिर आपका इधर C इस वाले C पे NH2 और COOH। तो आपका ये तो एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो आपका ग्लूटामिक बच्चों नहीं है, ग्लूकोनिक मिलता है। अच्छा, अगर हम क्या है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करते तो नाइट्रिक एसिड से अगर आप करोगे बच्चों तो क्या मिलता है आपको, यहाँ पे COOH और सबसे नीचे भी COOH, ठीक है, वो आपका ग्लूकारिक एसिड है। ठीक है, तो ग्लूटामिक नहीं है, यहाँ पे तो ग्लूकोनिक है। अगर ये भी ऑक्सीडाइज हो जाए COOH में और सबसे नीचे वाला भी हो जाए तो वो क्या है बच्चों, आपका ग्लूकारिक एसिड, ठीक है, तो वो भी आपका नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज। अच्छा, तो जब हम क्या करते हैं बच्चों, अपन भाई अपना जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है उसको अपन क्या इन्वर्जन भी बोलते हैं ना, है ना, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं अपन सुक्रोज को, क्योंकि जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको जो मिक्सचर प्राप्त होता है, क्या होता है कि भाई आपकी सुक्रोज जो है वो आपकी पीपीएल को जो रोटेट करती है बच्चों, वो +66.6 इतने एंगल से करती है, मतलब ये क्लॉकवाइज कर रही है, ठीक है, मतलब ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइज करोगे, आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको यहां से एक ग्लूकोज मिलेगा और एक आपको फ्रक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलके तो क्या बच्चों आपकी सुक्रोज बनता है, तो दोनों की एक यूनिट मिलेगी। तो लेकिन ग्लूकोज जो पीपीएल को घुमाता है वो क्या है 52.5 प्लस इतने डेक्स्ट्रो से बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, तो वो इतने एंगल से घुमाएगा। लेकिन फ्रक्टोज जो है बच्चों उसका नेगेटिव में है 90 टाइप्स, ठीक है। तो अब यूनिट सेम मिल रही है और फ्रक्टोज जो जितना नेगेटिव में घुमा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो ग्लूकोज की क्लॉकवाइज से तो ज्यादा है। तो मतलब नेट क्या होगी आपकी लाइट जो है बच्चों, आपकी लेफ्ट की मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो से आपका मिक्सचर कैसा मिल रहा है अपने को, लिवोरोटेटरी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपन इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज क्या बच्चों आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज देता है और लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज देता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका सी ऑप्शन भी बच्चों क्या है यहाँ पे सही है, बी गलत हो गया था क्योंकि वहां पे क्या ग्लूटामिक एसिड नहीं मिल रहा है। ग्लूटामिक एसिड तो आपका एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। अच्छा, डी की बात कीजिए, द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमीएसिटिल फॉर्म्स ऑफ डी प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। अच्छा भाई, तो अपन जब क्या करते हैं बच्चों, चेन वाले से जब आप रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हो ग्लूकोज का, तो हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये वाला आपका हेमीएसिटिल कार्बन है, तो यहाँ पे OH आपका ऊपर हो सकता है और नीचे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका नीचे रहता है, ये आपका ऊपर रहता है, यहाँ पे नीचे और CH2OH और यहाँ पे H, ठीक है। तो अगर ये OH आपका नीचे की तरफ है तो उस फॉर्म को बोलते हैं अल्फा, और अगर ये ऊपर की तरफ है उसको फॉर्म को बोलते हैं बच्चों हम बीटा। और अपने को पता है यार एनोमर्स क्या है बच्चों, एनोमर्स आपके एपीमर का ही सबसेट है, जहां पे क्या है आपका जो हेमीएसिटिल कार्बन है, तो एनोमर में उस कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होती है, केवल एक कार्बन पे जो आपका हेमीएसिटिल कार्बन है। भाई इस कार्बन से क्या है, OR जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा हुआ है, तो ये हेमीएसिटिल है। तो हेमीएसिटिल कार्बन पे अगर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग हो तो उन दोनों फॉर्म्स को क्या बोलते हैं एक दूसरे की, वो एनोमर है। लेकिन एपीमर क्या होता है, एपीमर में आपके 2 स्ट्रक्चर है, उनमें से क्या है किसी एक स्टीरियो सेंटर पे क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है, एक R है उस पे तो दूसरे वाले पे S है, एक सेंटर पे। जरूरी नहीं है वो सेंटर आपका क्या हो बच्चों, हेमीएसिटिल हो, वो किसी भी सेंटर पे हो सकती है। तो एनोमर एपीमर का ही सबसेट है, तो बिल्कुल सही बात है, जो अल्फा बीटा है वो हेमीएसिटिल वाले कार्बन बच्चों OH की पोजीशन ऊपर नीचे है, तो वो दोनों वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, तो बिल्कुल एनोमरिक फॉर्म है। तो डी क्या है बच्चों, सही ऑप्शन यहाँ पे है। हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वाले को, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के रिंग बनाना कोई मतलब नहीं है उन सबका, ठीक है। तो जितना पूछा है वहीं तक हम जा रहे हैं।
बाकी आप लोग अच्छे से जो है इसको रिवाइज बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या है, बिल्कुल डी भी सही है, तो ए सी डी ये तीनों क्या बच्चों अपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे अपना सेक्शन 2 एक क्वेश्चन हो बचा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसकी आप बात करोगे क्या है, आपको एक सीक्वेंशियल मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस दे दी हैं, है ना, आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो ये वाला और देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपना फाइनल सेक्शन जो है बच्चों सेक्शन 3 की तरफ, जहां पे न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, आपके पास क्या है C6H10O है, ठीक है। यहां पे हमने क्या करवाया CH3MgBr, ये आपके पास ग्रिग्नार्ड है, और फिर हमने क्या किया H2O, आपको कुछ Q मिला, इस Q में इधर क्या किया कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवाई, आपको कुछ S मिला मेजर। यहां से बच्चों क्या करवाई हमने 20% H3PO4 360 केल्विन दिया हुआ है, R मेजर है। यहां से क्या करवाया बच्चों HBr और आपको पेरोक्साइड दे रखा है, ठीक है। HBr पेरोक्साइड हीट किया, कुछ U बना मेजर है, ओके। और यहां से R की रिएक्शन बच्चों पहले करवाई इन्होंने H2 निकल के साथ, और फिर है Br2HNu, ठीक है, कुछ T बना बच्चों मेजर है, ठीक है। आपने बस यही पता लगाना है QRSTU ये क्या है। चलिए, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे बच्चों, तो ऑप्शन में क्या है आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन, तो क्या है सारे ऑप्शंस में है, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हो, अगर आप यहां से DU निकालोगे तो क्या आएगी आपकी DU बच्चों आएगी आपकी यहां से 2, ठीक है। और एक DU तो आपकी साइक्लोहेक्सेन में ही हो गई, क्योंकि सारे ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन है, मतलब साइक्लोहेक्सेन मेरा यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं करा यहाँ पे रिंग बन जाए, ठीक है। तो मतलब मेरा जो स्टार्टिंग था उसमें मेरे पास साइक्लोहेक्सेन तो है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मुझे अब एक DU बची मेरी और एक ऑक्सीजन बचा, तो या तो मैं ये भी कर सकता हूं, है ना। एक बार एक केस लेके देखते हैं, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको चमक जाता है कि यार ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। तो एक DU हमने यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों लगाई, हमने ये बनाया। अच्छा, अब क्या किया हमने, आपके पास ग्रिग्नार्ड है, तो एक ये करने का रीजन ये भी क्योंकि यहाँ पे क्या बच्चों ये आपके पास डेल्टा प्लस क्रिएट होगा यहाँ पे, और ग्रिग्नार्ड क्या आपका अटैक कर सकता है। अगर मान लीजिए हम ऐसा ले लेते भाई, मान लीजिए ये ले लिया और फिर मान लीजिए OH टाइप का बना लिया, तो फिर वो क्या है CH3 जो है वहां पे CH3 माइनस जो है ग्रिग्नार्ड का R माइनस, वो अटैक कहां पे करता है वो सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आपने पता लग गया, ऐसा कीटोन अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके पास है, तो क्या होगा, तो CH3 माइनस आपका ग्रिग्नार्ड से मिलेगा, वो आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे, आपको क्या मिलेगा, और फिर वाटर दिया हुआ है तो अपन वर्कअप करा देंगे, तो OH आ गया है और इधर ही क्या है बच्चों CH3 लग गया है। तो ये मेरा क्या है Q, ठीक है। एक बार ऑप्शन मिला के देखते हैं, नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, कोई दूसरा अज्यूम करेंगे। तो Q आ गया मेरा, मैंने क्या Q की कॉन्क HCl से रिएक्शन करवाई, कुछ S मिला मुझे। अच्छा, मेरे पास Q क्या है, ये है आपके पास, इधर OH है, इधर आपके पास CH3 है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या देगा बच्चों, आपको H+ देगा, वो इस पे लगेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपको बच्चों बिल्कुल H+ देगा, वो आपका यहां लगेगा, ये वाटर निकलेगा, आपके पास यहां प्लस क्रिएट होगा, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे प्लस आ गया होगा और CH3 आ गया होगा, और आपका Cl माइनस अटैक कर देगा, तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा यहां से, अगर आप देखना चाहो तो Cl और यहीं पे बच्चों CH3, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ऑलरेडी ये क्या है बच्चों 3 डिग्री है, मोस्ट स्टेबल कार्बन आपका यहाँ पे है, ये हो गया, ठीक है। तो वो मेरा S हो गया मेजर प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करें 20% H3PO4, भाई ये क्या करवाता है ना, डिहाइड्रेशन वगैरह करवाने के काम में हम इनको क्या लेते हैं। तो आपके पास OH है, तो यहां से अब आप अल्कीन बनाओगे, डिहाइड्रेशन कराओगे, तो OH ये रहा, H+ अपन निकालेंगे, और यहां से क्या डबल बॉन्ड आएगा, अल्कीन आएगी, तो मेजर प्रोडक्ट मतलब हम सिरजेफ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और सिरजेफ के अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो ये रहा अपना CH3 ऐसे आएगा, तो ये आपका R हो गया। HBr पेरोक्साइड अगर आप अल्कीन पे करवाओगे बच्चों तो क्या मिलता है अपने को, एंटी मार्कोनिकोव, मतलब मेरा Br लगना यहाँ चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, समझने के लिए हम कह सकते हैं यार प्लस माइनस, ये मेरा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे, ठीक है, ये फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोसीड होती है, हम केवल एंटी मार्कोनिकोव हो रही है, उसका कैसे फटाफट अपने को आंसर लाना वो देख रहे हैं। प्लस माइनस, तो मेरा Br यहाँ पे आना चाहिए था, मार्कोनिकोव तो ये होता, लेकिन मार्कोनिकोव नहीं होना है इस मैकेनिज्म में, एंटी होना है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है, तो एंटी होना है, तो क्या होगा, अगर एंटी मार्कोनिकोव होना है बच्चों, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन, आपका Br जो है इस वाले पे लगेगा, है ना, यहाँ 3 डिग्री पे नहीं 2 डिग्री वाले पे Br गया। अच्छा, बहुत सही। अगर आप यहाँ पे अपन ने क्या करवाया है H2 निकल, ठीक है, ये क्या है बच्चों कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा रखा है, ठीक है, उसको रिड्यूस करवाएंगे हम, और फिर क्या है Br2HNu करवा रखा है, ये कौन सा आपका T।
अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो आप H2 निकल की बात करोगे तो H2 निकल बच्चों आपको क्या देगा, ये रहा आपके पास ये और ये देगा आपको, है ना भाई। आपका जो है डबल बॉन्ड वो वहां से अपने को एक सिंगल बॉन्ड मतलब HH वहां पे क्या लग जाएगा। फिर अगर आप Br2H करोगे तो बच्चों ये क्या है, फ्री रेडिकल के थ्रू जो है ब्रोमिनेशन करेगा बच्चों। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा आपका 3 डिग्री ये दिख रहा है अपने को, तो यहीं पे फ्री रेडिकल बनेगा और आपका Br जो है बच्चों यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि अपना कौन कौन सा जो है सही हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो बी ऑप्शन में नहीं, सी ऑप्शन में मुझे एस जो है, हमने जो बनाया है ना एस, कौन सा बनाया हमने एस, ये बनाया है। तो सी ऑप्शन में मुझे एस यही दे रखा है, ठीक है। और यू कहां पे बनाया है हमने, यू ये रहा, और मुझे यू बच्चों यही दे रखा है। तो मतलब मेरा सी वाला सही है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें डी ऑप्शन में, यू तो यही है और टी बच्चों मेरा ये दे रखा है, तो मेरा ये भी सही है। तो मेरे सी और डी ऑप्शंस क्या है बच्चों यहाँ पे करेक्ट है। बस आपको केवल प्रोडक्ट पहचानना है, तो उसके बाद तो टिक मारना है ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये वाला आप कर सकते हो। अब चलते हैं बच्चों फाइनल सेक्शन की तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला जो अपना है सेक्शन 3 की तरफ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला गया है कि भाई आपको 6 कंपाउंड दिए गए हैं और बोला गया है कितने ऐसे, इनमें से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ठीक है, जो दिए गए हैं जिनके बीच में, जिनमें क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है सिमिलर एटम्स के बीच में, ठीक है। मतलब अगर उनमें, उसमें अगर N2 है उस मॉलिक्यूल में, मतलब अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए बच्चों, वहां पे NN के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, या फिर अगर हाइड्रोजन तो HH के बीच में, है ना। कोई एक भी हुआ तो मतलब सेम काइंड के जो एटम्स है उनके बीच में बॉन्ड होना चाहिए। आपका क्या दिया गया, आपको दिया गया है B2H6, ठीक है, आपको दिया गया है B3N3H6, ठीक है, आपको दिया गया है N2O, आपको दिया गया है N2O4, आपको दिया गया है H2S2O3 और आपको फाइनली दिया गया है H2S2O8। बनाते हैं भाई, ठीक है। आप बनाओगे B2H6 डाइबोरेन है आपका, तो क्या होता है डाइबोरेन में आपका BB, ये आपके टर्मिनल वाले हाइड्रोजन्स, ठीक है, ये टर्मिनल वाले हो गए बच्चों। और ये वाले क्या है आपके, ये आपका जो बनाना बॉन्ड वाला है बच्चों, ये आपका वो वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता है, ये है ना, ये हम बात नहीं करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है ये सब, ठीक है, वो अपने को पता है। लेकिन क्या कहीं भी आपको क्या बीबी के बीच में बॉन्ड दिखा, नहीं, क्या एच एच के बीच में दिखा, नहीं, बी और एच के बीच में ही है हर जगह। तो ये वाला क्या है बच्चों, नहीं है, जहां पे क्या है सेम टाइप के जो एटम है सेम काइंड के, उनके बीच में आपके पास कहीं भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। अगर आप बात करोगे इसकी H2S2O8, क्या है H2S2O8 में भाई, S आपका OOS, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ पे भी मुझे सल्फर सल्फर के बीच में नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बच्चों यहाँ पे है, तो ये वाला आपका क्या है आंसर होगा। H2S2O3 की आप बात करोगे, सल्फर S, डबल बॉन्ड S, ठीक है, डबल बॉन्ड O, OH, OH, SS के बीच में मिल गया बच्चों, ये भी आपका क्या है बच्चों आंसर होगा। N2O4 का स्ट्रक्चर आप बनाने जाओगे, N तो ये भी है ही, इसमें कोई, ठीक है, N2O4 भी होगा। N2O बच्चों आप बनाने जाओगे तो कैसे करोगे, आप कहोगे यार N, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, ठीक है, और क्या है आप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे NN के बीच में जो आपके पास बॉन्ड है बच्चों वो क्या है, सिमिलर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये भी आपका आंसर होगा। B3N3H6 आप बनाओगे तो कैसा होगा, BNN, BNN, डबल बॉन्ड इस टाइप से, ठीक है। बेसिकली वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो इधर ये इस तरह से इसको दे रहा होगा, और फिर आपका HH यहाँ पे क्या है 6 लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं भी BB के बीच में बॉन्ड नहीं है, HH के बीच में नहीं है, या NN के बीच में नहीं है, तो ये भी आपका आंसर क्या बच्चों नहीं होगा। टोटल कितने मिले आपको, N2O, N2O4, फिर ये और ये, टोटल आपके बच्चों कितने हैं यहाँ पे 4 ऐसे हैं जहां पे सेम काइंड के जो एटम्स है उनके बीच में बच्चों कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या बोला गया है कि आपका भाई HCF4, ठीक है, HCF4 रिएक्ट्स विद O2, और यहाँ पे जो बना है उसमें अपने को क्या टोटल लोन पेयर बताने हैं। तो हमें पता है क्या है भाई, आपका क्या बनता है यहाँ पे, तो O2F2 बच्चों, तो ये आपका फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, ठीक है, O2F2 आपका
फ्लोरीन हीटिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये फ्लोरीन चिपकाएगा इस ज़ेनॉन को, ठीक है। तो खुद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये O2 जो है बच्चों यहाँ पे वो किस में है, 2+ में है, राइट। तो O2 क्या है बच्चों, 2+ में है, तो वो क्या करेगा, वो HCF6 ये फ्लोरीन चिपका देगा इसको और खुद किसमें चला जाएगा, O2, ठीक है। तो खुद का रिडक्शन हो गया है, इसने ज़ेनॉन वाले का ऑक्सीडेशन कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो HCF6 में अपने को बताने हैं कितने हैं, ठीक है। HCF6 को इन्होंने Y बोला है, कितने लोन पेयर हैं। तो यार सीधी सी बात है, HCF6 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो HCF और आपके पास इधर F बच्चों, और ये आपका जो लोन पेयर है वो एक फेस के इस तरह से बीच में होगा, तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। और इसमें अगर आप लोन पेयर गिनोगे तो आपके जो 6 फ्लोरीन है, आप गलती यहाँ पे यही होगी बच्चे, क्या फ्लोरीन वाले भूल जाएंगे। तो आपके जो फ्लोरीन है 3 लोन पेयर तो आपके उस पे हैं और 1 लोन पेयर ज़ेनॉन पे है, तो आपके फ्लोरीन कितने हैं, 6, हर एक पे 3 है, तो 6 × 3 = 18 और एक आपका ज़ेनॉन पे, टोटल आपके पास बच्चों कितने हैं यहाँ पे 19 लोन पेयर हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 19। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चों 15 में क्या बोला गया है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उसका केसी दिया हुआ है Fe2+ एक्वियस प्लस आपके पास क्या है बच्चों, सल्फाइड है एक्वियस, और ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ आपके FeS जो है सॉलिड। अच्छा, और इस रिएक्शन को केसी दिया गया, आपको क्या दिया गया 1.6 × 10⁻17। हाँ, काफी ज्यादा केसी है। और क्या बोला गया जी, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है हमने, इसका कितनी मोलैरिटी है 0.06, इतना मोलार है अपने पास Fe2+ और अपने पास 0.2 मोलार है अपने पास S2-, ठीक है। और इक्वल वॉल्यूम है ना, दोनों के क्या है VV वॉल्यूम क्या है बच्चों हमने मिक्स किए हैं। अच्छा, और क्या बोला गया है कि भाई इक्विलिब्रियम पे Fe2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन पाया गया वो पाया गया Y × 10⁻17 मोलार, हमें Y बताना है। तो अगर इक्वल वॉल्यूम बच्चों मिक्स करोगे तो क्या होगा, इनकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी बच्चों, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा 0.03 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 0.1, तो ये हो गई इनकी नई मोलैरिटी, ठीक है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम सेटअप कराइए आप। तो मान लीजिए भाई 0.03 इसमें से कुछ x गया तो क्या होगा बच्चों, 0.1 में से भी x जाएगा और आपका यहाँ पे क्या है x बनेगा। लेकिन ये सॉलिड में है तो मुझे केसी के एक्सप्रेशन में इसका कुछ नहीं लेना है, सॉलिड वाला बच्चों अपन क्या मानते हैं 1। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन काम की क्या है, अगर आप देखो y जो है या आप केसी देख लो कि यार बहुत बड़ा क्या है अपना केसी, मतलब रिएक्शन क्या है ऑलमोस्ट क्या है कंप्लीशन पे जाएगी। तो जो यहाँ पे कम है लिमिटिंग जो है बच्चों वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो आपका x है ये क्लोज टू 0.03 होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये जो वैल्यू बचेगी ये कुछ p बचेगी, ठीक है। और ये जो है मेरा तो 0.03, 0.1 में से 0.03 का कितना बचेगा ये आपके पास, तो 0.07 आपके पास बचेगा, है ना। और ये भी क्या है 0.03 बनेगा, लेकिन इसका तो मुझे लेना ही नहीं कहीं क्योंकि ये सॉलिड है। तो केसी का आप एक्सप्रेशन लिखिए अब 1.6 × 10⁻17 इक्वल्स 1 इसका 1, इसका कितना है इसका p इंटू इसका कितना बचा 0.07, तो p आपका हो जाएगा बच्चों 1/1.6 इंटू 0.07 इंटू 10⁻17, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा इंटू 10⁻3 और बच्चों 16 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 10⁻17 इंटू 1000 और 16 इंटू 7 आई थिंक 112 आएगा आपका ये, ठीक है 112 आएगा। आप इसको बच्चों सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये यही अपना y है क्योंकि 10⁻17 तो आपका ये रहा, तो यही आपका y है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका ऑलमोस्ट आएगा 8.92 के आसपास आपका आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। आपका ये है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे है ये क्वेश्चन। तो क्या दिया गया है कि एक नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनिक सॉल्यूट है और वो अपन ने 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में क्या है बच्चों उसको डाला है। फिर क्या हुआ, तो उसका वेपर प्रेशर जो है बच्चों डिक्रीज कर गया 650 से 640 हो गया वेपर प्रेशर, और 0.5 ग्राम अपन ने क्या है सोल्यूट डाला था। तो 16 है तो अपन ने सोल्यूट जो डाला वो कितना है अपना 0.6 ग्राम 0.5 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया गया है जो अपना ये तो अपना क्या है सोल्यूट है, जो अपना सोलवेंट है वो कितना है बच्चों 39 ग्राम। और क्या बोला गया है कि इसका वेपर प्रेशर जो P0 था इनिशियल वो 650 था
और P जो हो गया वो हो गया 640, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, mmHg। तो हमें क्या बताना है बच्चों, अपने को बताना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में कितना होगा ये बताना है। एक चीज दे दी गई है कि भाई मोलर मास जो है बेंजीन का वो है 78, जैसे कि हम निकाल नहीं सकते थे। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने जो काम की इंफॉर्मेशन दी है बच्चों, वो क्या दिया आपको, KF दे दिया है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट वो कितना दिया है बच्चों, 5.12 केल्विन kg पर मोल। चलिए भाई निकालना क्या है, वो निकाल लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपने को डेल्टा TF निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे भाई, पहले अपन रिलेटिव लोडिंग का यूज करेंगे। डेल्टा TF आपका क्या होगा बच्चों, अगर आपको डेल्टा TF निकालना है तो वो आपका होगा I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को यहाँ पे मोलैलिटी क्या होगी आपकी, I तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, ना तो ये डीएसोसिएट हो रहा है और ना ही क्या है बच्चों आपका ना और नॉन वोलेटाइल भी है, तो ये तो आपका 1 हो गया, डीएसोसिएट नहीं हो रहा है कुछ भी। KF की वैल्यू दे दी है, आपको मोलैलिटी निकालनी है, मतलब आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई क्या चाहिए बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में, ठीक है। अच्छा चलिए, तो वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपने को पता है यार जो प्रेशर में आपका ड्रॉप होगा बाय इनिशियल प्रेशर, ठीक है, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। तो ये आप निकालोगे तो 10 का ड्रॉप हुआ, डेल्टा P 10 है, स्टार्टिंग में था 650, ठीक है, और ये आपका किस पे आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट कितना है बच्चों, 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम, तो और उसके मोल्स हो जाएंगे, मान लेते हैं मोलर मास उसका है m, अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका टोटल मोल्स, तो 0.5 बाई m प्लस इसके मोल 39 है, 78 ये है, मतलब ये कितना है बच्चों 0.5, ये हो गया। यहां से आप m निकालिए, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, क्या आएगा 10 बाई 650 इक्वल्स 0.5 बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा अपने पास 0.5 प्लस 0.5 m आपके पास आएगा, ठीक है। अच्छा, इस वैल्यू को सोल्व करके बच्चों हम यहां से m निकाल सकते हैं, और यहां से आप m निकालोगे तो डेल्टा TF आपका क्या होगा, I तो 1 हो गया, K दिया हुआ है 5.12, ठीक है ना, केल्विन kg पर मोल, और मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां से m निकल गया तो 0.5 बाई m ही तो क्या है, मोल्स हैं, तो 0.5 बाई m अपने को मोल्स चाहिए इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो भाई कितना दिया है सॉल्वेंट का, 39 ग्राम दिया हुआ, 39 × 10⁻³ आप यहां पे कर लेना। तो बेसिकली अपने को 0.5 बाई m ही निकालना है, तो इसको आप बच्चों x मान लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है इतना, तो अपने को मोल से निकालने हम क्या करेंगे यहाँ पे, भाई 1/65 इक्वल्स x बाई x प्लस, ठीक है, हाफ। तो ये इक्वेशन आप सोल्व करिए बच्चों, x की जो वैल्यू आएगी आप वहां पे रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर चलो यार सोल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस हाफ इक्वल्स क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका 65x, ठीक है। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2 × 64 इक्वल्स 1/128, ये आपका x आ गया। डेल्टा TF हमें निकालना था, ठीक है, तो 5.12 इंटू, तो ये x की वैल्यू यही तो x था 0.5 बाई m, तो 128 इंटू 39 ऊपर गया आपका ये -3, अच्छा ये आ गया। तो क्या आ गया यहाँ से 512 बाई 128 इंटू इधर में क्या है 1000, इसके 2 जीरो नीचे आए 100 इंटू 39, 128 से बच्चों ये गया 4 बार, ये गया आपका 10, तो ये आपका बेसिकली आ गया 40/39, जो क्लोज टू वही है जो हमने बात की थी 1.03 या 1.02 के आसपास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कराया है ना, A + B + C आपका कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो इन्होंने क्या है 4 सेट ऑफ वैल्यूज अपने को क्या है अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने 4 बार, और क्या है अपने को ये बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ A इतना था, B इतना था, C इतना था, तब रेट इतना आया, और ऐसे करके अपने पास 4 सेट ऑफ वैल्यूज हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपको रेट बताना है जब कंसंट्रेशन ऑफ A इतना हो, B इतना हो, C इतना हो, तो कुछ ऐसा आएगा रेट, Y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो यार यहाँ पे क्या करना है अपने को, तो पहले अपने को ये पता लगाना पड़ेगा यार रेट के लिए अपने को K चाहिए, है ना, K पता लग गया तो अपना क्या है वहां से काम हो जाएगा, प्लस क्या चाहिए अपने को कि भाई A की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये B की पावर और C की पावर Z, तो ये अपने को क्या है मतलब अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू A, B एंड C। चलो यार कैसे निकालते हैं भाई, अपन क्या मानेंगे, अपन ने ये मान लिया, ठीक है। अब अगर आप क्या देखो, अगर आप पहली और दूसरी इक्वेशन देखो तो हमने क्या देखा कि यार A का जो है इसमें कंसंट्रेशन 0.2 है,
है ना, सी का 0.1 है और बी का क्या है, वेरी कर रहा है, लेकिन मेरा रिएक्शन का रेट वेरी नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मेरी रिएक्शन बी पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि जब यार ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरी किया लेकिन वो फिर भी वेरी नहीं किया, तो मतलब बी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो बी को तो हटाओ। ठीक है, अब ए का पता करते हैं। ठीक है, ए का पता करना है, जब भी बच्चों आपको जिसका ये पता करना है ना, जिसके रेस्पेक्ट में अगर आपको ऑर्डर पता करना है, तो क्या कीजिए, उसका वेरिएबल वाला लीजिए, मतलब जहां पे ए का कंसंट्रेशन वेरी हो रहा हो, तो 0.2 0.3 यहां पे वेरी हो रहा है, और सी का क्या है बच्चों 0.1 0.1 ही है, तो आप क्या 1 और 4 का यूज कीजिए, 1 और 4 का यूज करके क्या आप रेट लिखिए। तो मैंने कहा जब मैं 1 के लिए लिखूंगा तो मेरा कुछ कह रहा होगा, ए मेरा कितना है 0.2, उसकी पावर x मुझे नहीं पता, सी जो है मेरा कितना है 0.1 और उसकी पावर कुछ z रही होगी। जब मैं चौथा वाला एक्सपेरिमेंट लिखूंगा तो k मेरा रेट हो गया 0.3, नहीं है ना, ये मेरा कंसंट्रेशन 0.3, इसकी पावर x, और वो तो अब भी 0.1 ही है z, और रेट की वैल्यू एकदम दे रखी है, इसके लिए 6 × 10⁻⁵ और इसके लिए बच्चों कितनी 9 × 10⁻⁵। तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा, ये आएगा भाई 2/3 इक्वल्स, ये कैंसिल, तो भाई 2/3 इक्वल्स 2/3 की पावर x, तो यहां से x कितना आ गया बच्चों 1। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप ये z भी निकाल सकते हो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू c। कैसे निकालोगे, इस बार आपका c का वेरी कर रहा हो, जैसे ये रहा 0.1 0.2 और ये a वाला कांस्टेंट हो 0.2 0.2, तो यहां से रेट का जो रेशियो आएगा क्या आएगा 6 बाई, है ना, अब यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -5 है, तो 6 × 10⁻⁻1 बाई क्या आएगा बच्चों 1.2, है ना, इक्वल्स आपके पास क्या आएगा 1/2 की पावर z, तो यही आएगा आपके पास। तो बेसिकली 1/2 इक्वल्स 1/2 की पावर z, तो मतलब z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 1। तो मैंने कहा यार a के रेस्पेक्ट में या c के रेस्पेक्ट में, दोनों में क्या है बच्चों, मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है 1, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो गया भाई 1, इसके रेस्पेक्ट में 1, ये मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2, लेकिन मुझे रेट निकालना है। अब मैं क्या k की वैल्यू भी चाहिए मुझे, बिल्कुल, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। आप मान लीजिए मैं तीसरी वाली से निकाल रहा हूं, कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा रेट दिया हुआ है तीसरी वाली के लिए 1.2 × 10⁻⁴, दैट वुड बी इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a 0.2 की पावर 1 आया है, b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, c की क्या है 0.2, उसकी भी क्या है 1 है, तो k की वैल्यू आ गई यहां से कितनी आ गई 1.10⁻⁴ बाई 0.2 इंटू 0.2, 4 कर लीजिए, 10 टू दी पावर क्या है बच्चों, ये ऊपर जाके 2 जाएगा तो ये -2 बचेगा बस। ठीक है, और यहां से क्या कीजिए, आप इसको दोबारा -3 कर लीजिए और ये 3 आ गया, तो k आपका आ गया 3 × 10⁻⁻3। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा मुझे निकालना है रेट जब कंसंट्रेशन ये हो, तो k तो आ गया मेरा 3 × 10⁻3, कंसंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है कितना 0.15, पावर तो बनी लगेगी, b पे डिपेंड नहीं कर रहा, c पे भी 0.15, पावर तो बनी लगेगी। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, तो यहां से बन रहा है 3 × 10⁻3 इंटू 225 × 10⁻, बच्चों माइनस कितना बन रहा है 4 ही बन रहा है, यस। तो यहां से कितना जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, है ना भाई 75 और 675 × 10⁻⁷, या आप लिख सकते हो 6.75 × 10⁻⁵, तो y क्या हो गया 6.75, तो y का आंसर बच्चों जो आपका होगा वो होगा 6.75। काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था ना, बच्चों वाला जोड़ भाग करा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो ये हो गया हमारा फाइनल बचता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बचता है ये लास्ट, इसको और देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18, अपने को क्या बताना है कि यार फाइनली जो टी बन रहा है ना, उसमें आपके कितने जो है बच्चों ब्रोमीन होंगे, है ना, तो ब्रोमीन एटम कितने होंगे ये बताना है। देखिए अपने पास क्या बच्चों, अपने को ये दिया गया है एनिलीन, ठीक है, पहले क्या करवाया Br2 एक्सेस, है ना, ब्रोमीन वाटर करवाया, तो अपने को पता है ब्रोमीन वाटर में क्या देगा बच्चों ये, तो इसके तीनों है ना ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या है, ऐसे आपके क्या है ब्रोमीन लग जाएगा, जैसे आपका OH वाला फिनोल के साथ होता है सेम केस होगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका Br, क्योंकि आपके पास क्या है बच्चों ये एक पोलर सॉल्वेंट में पड़ा हुआ है, तो आपको ये मिलेगा। फिर हमने डाइसोनियम करवाया, तो क्या होगा यहाँ पे डाइसोनियम बन जाएगा N2+ और Cl-। फिर हमने क्या करवाया बच्चों, यहाँ पे गेटरमैन करवाया नहीं सैंडमियर है, सैंडमियर करवाया, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपका Cn लग जाएगा, CuCn KCn, ठीक है, यहाँ पे Cn ग्रुप लग गया। अब क्या हो गया, फिर हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपका Cn हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एसोसिएटिव ब्रीडिंग करवाया तो OH की जगह बच्चों क्या आ जाएगा Cl, ये तो है मेरा Q, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने क्या करवाया, मेरे पास बेंजीन है, मैंने ओलियम करवाया, ओलियम मतलब मेरे पास क्या है बच्चों
H2S तो 4 और मेरे पास है ना H2O है, मतलब क्या होगा मेरे यहाँ पे SO3H लग जाएगा, है ना भाई। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है सल्फोनिक की और बेंजीन वाली, तो अपना SO3H यहाँ से क्या लग जाएगा, ओलियम है तो। फिर अपना NaOH हीट कर रखा है तो क्या होगा, इसको रिप्लेस करेगा, ये फिनोल का प्रिपरेशन भी है ना। ये हीट करेगा तो क्या होगा बच्चों, NaOH के साथ करेंगे तो यहाँ पे OH लगेगा, फिनोल बन गया, है ना। मतलब बेसिकली क्योंकि ये NaOH है तो फिनोक्साइड बनेगा, H+ दोगे तब वहां पे O- के साथ H+ लगेगा और फिनोल बनेगा। आपके पास क्या है बच्चों, नॉन पोलर में क्या है, ब्रोमीन है तो एक ही पोजीशन पे लगेगा, और हम मेजर बना रहे हैं तो पैरा पोजीशन पे लगा लेते हैं क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस नहीं होगी। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने NaOH नहीं यही तक है, ठीक है 4 हो गया, ये अगली वाली स्कीम पे है, तो S मेरा क्या हो गया ये। अब क्या करवाया इन्होंने, S लिया मतलब ये लिया, पहले NaOH से रिएक्शन करवाई तो भैया एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पे फिनोक्साइड बनेगा। फिर इन्होंने क्या है Q ले लिया, Q क्या है अपना ये था, फिर इस पे अटैक करवा दिया तो मेरा T बना। भाई यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है बन के निकल जाएगा, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अटैक किया वो ये O, जहां पे अटैक किया वहां पे क्या है C डबल बॉन्ड O, और वहां पे क्या है बच्चों, आपके पास एक बेंजीन रिंग थी जिसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन था, तो इसलिए आपका एक यहाँ से और 3 वहां से, टोटल 4 बच्चों ब्रोमीन एटम्स जो है आपके फाइनल प्रोडक्ट में रहेंगे। तो इसी का आंसर बच्चों 4 है, तो काफी आसान जो है आपके न्यूमेरिकल वाले भी थे, है ना। तो ये वो आपका बच्चों यहाँ पे पेपर 1 का जो है डिस्कशन जो है 19 का समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को जो है इसमें मजा आया होगा, है ना, और सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। अगर तब भी बच्चों आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। वहां पे हम कोशिश करेंगे कि आपके जो है बच्चों डाउट्स दूर हो जाएं, और इस पेपर की लिंक भी जो है बच्चों हम वहां पे डाल देंगे ताकि आप जो है सीक्वेंस के साथ ही ये सारे क्या है क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सको, सॉल्यूशन देख सको, और ऑप्शंस भी यहाँ पे क्या है आप देख सको। तो चलिए बच्चों, इसके अलावा आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।